फिर जो आ गया उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने वेट किया बाकी सबका, जो जितने भी 6-7 लोग आए हैं इन्हीं के साथ स्टार्ट कर देते हैं, बाकी लोग फिर शामिल होते रहेंगे बीच में। पिछले 2 सेशंस में हमने HTML को काफ़ी ज़्यादा गहराई से पढ़ा, डिटेल में जाके पढ़ा, टैग्स के बारे में पढ़ा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। आज हम मज़ीद टैग्स के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और HTML काफ़ी आगे तक ले जाएंगे और साथ में एक नई ज़बान शुरू करेंगे, इसका नाम है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। उसमें हम अपने वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं। अभी तक हमने वेबसाइट की स्टाइलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक हमने सिर्फ कंपोनेंट्स बनाए हैं, बटन्स बनाए हैं, इमेजेस बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें हम स्टाइल्स बना सकें, अपनी वेबसाइट को स्टाइलिश कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। HTML और CSS हमने पिछले 2 अभी तक तो हमने सिर्फ HTML पढ़ी है। इस क्लास में हम HTML के साथ साथ CSS भी स्टार्ट कर देंगे। और ये कुछ HTML ऐसी होती थी, अगर आपको ये कोड समझ आ रहा है तभी आप इस क्लास को आगे समझ पाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपके लिए आगे मुश्किल होगी, क्योंकि इससे हम आगे की चीज़ें शुरू करेंगे आज। ये सब कोड आपको समझ आना चाहिए। हमने पिछली क्लास में स्पेसिफिकली BR का टैग पढ़ा था कि ये लाइन ब्रेक्स के लिए होता है, और इससे हमने पढ़ा था कि इस टैग का कोई एंड टैग नहीं होता, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और इससे एक लाइन छोड़ देता है ब्राउज़र, इसलिए BR का टैग इस्तेमाल हो रहा था। और सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? वो टैग जिसमें हमें एंड टैग की ज़रूरत नहीं होती, उसका स्टार्टिंग टैग ही उसका एंड टैग होता है। हमने इसकी टैग्स भी देखी थी, BR IMG जो इमेज लगाने के लिए हमने टैग इस्तेमाल किया था। एक HR भी होता है, उससे पूरी एक लाइन आ जाती है। फिर हमने टाइपोग्राफी देखी थी, हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को किस तरह हम और अच्छा बना सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और ये सारी चीज़ें देखी थी हमने, अंडरलाइन। फिर हमने कमेंट्स देखे। कमेंट्स वो चीज़ें थी जो ब्राउज़र इग्नोर कर देता है और प्रिंट नहीं करता स्क्रीन पर, लेकिन हमारे कोड में रहती हैं। वो चीज़ें जो हमारे कोड में रहेंगी लेकिन ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं होंगी, वो कमेंट्स थी। फिर हमने लिस्ट बनाना सीखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड में बुलेट्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग होती है। फिर हमने देखे एट्रीब्यूट्स, कि एट्रीब्यूट्स से हम क्या करते हैं, टैग्स के बारे में मज़ीद डिटेल देते हैं। हमने IMG का टैग इस्तेमाल किया और उसमें हमने डिटेल दी इमेज के सोर्स के बारे में, विड्थ के बारे में, हाइट के बारे में और ये सारी चीज़ें। फिर हमने एंकर टैग भी इस्तेमाल किया, जिसमें हम 2 पेजेस को या 2 वेबसाइट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और फिर इसके एट्रीब्यूट्स भी देखे, SRC, href और टारगेट वगैरह। खैर इसमें तो SRC नहीं होता, लेकिन इसमें href होता है, किसी दूसरी वेबसाइट है, किसी दूसरे पेज का रेफरेंस। और इसमें टारगेट होता है कि ये लिंक कहाँ पर खोलनी है, इसी टैब में या अगली टैब में या अगली विंडो में। फिर हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, लिंक्स के बारे में। फिर हमने पाथ्स पढ़े, और पाथ्स हमने थोड़े बहुत पढ़े थे, डिटेल में नहीं गए थे। तो यहीं से हम आज की क्लास की बिगिनिंग करते हैं, पाथ्स के बारे में पढ़ते हैं, रास्तों के बारे में। हमने देखा था, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो फिर आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। सही, एंकर टैग से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास का कोड था, इस फाइल में हमने ख़त्म किया था। नोटपैड की अच्छी बात क्या है कि जो फाइल हमने आखिरी बार खोली हुई थी उसी फाइल से स्टार्ट होता है। हमने एक फ़ोल्डर बनाया था सेकंड क्लास के नाम से, और उसके अंदर हमने ये 2 फोल्डर और बनाए थे। एक फ़ोल्डर में हमने इमेज रखी थी, एक बिल्ली की, इसके अंदर इमेज के अंदर, कैट के अंदर, JPG के अंदर। तो यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर इमेज /कैट, और उसके अंदर ये कैट की तस्वीर है। और हमने एक लिंक्स का फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने ये फ़ाइल रखी थी details.html के अंदर। यानी हमने 2 फाइल्स बनाई थी। इस फाइल को भी मैं यहाँ खोल लेता हूँ Notepad++ में। मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूँगा और एडिट विद Notepad++ करूँगा, तो इसी फाइल के बराबर में ये दोनों फाइल्स खुल चुकी हैं, सेकंड क्लास और डिटेल्स।
दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इन फाइल्स को पहले चला के देख लेते हैं, फिर इनमें एडिटिंग करते हैं। मैं इस वाली फाइल को चलाता हूँ, सेकंड क्लास HTML। यहाँ पर हेलो कैट लिखा हुआ है और ये रीड मोर की लिंक है। और क्योंकि मैंने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया हुआ है तो ये नई टैब पे खुलेगा। एक तस्वीर हमने लगाई थी बिल्ली की, इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैसे बड़ा करेंगे, मैं ये सेकंड क्लास HTML में गए, यहाँ पर जो हमने इमेज लगाई है उसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा 300 कर लेता हूँ। Ctrl+S से सेव करूँगा, Ctrl+R से रिफ़्रेश करूँगा और ये तस्वीर थोड़ी बड़ी हो गई। हमने पहले .HTML लिखा था, जिससे पता चल रहा था कि भाई ये HTML का डॉक्यूमेंट है। फिर HTML लिखा और ये लैंग इक्वल इंग्लिश लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश बताना ज़रूरी नहीं है, वो तो आजकल के ब्राउज़र खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने सीखने के लिए लिख दिया। अगर हम अरबी में एफर्ट बना रहे तो यहाँ पर AR लिख सकते हैं, उससे वेबसाइट ट्रांसलेट होने में आसानी हो जाती है। फिर हमने हेड का टैग बनाया था और जो भी इस ग्रे वाले एरिया में होता है, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक वो हेड में आता है। और फिर बॉडी बनाई थी, जितना भी वाइट एरिया है ये सारा बॉडी का एरिया है। फिर हमने एक हेडिंग बनाई, उसमें हेलो कैट लिखा जो कि यहाँ प्रिंट हो गई। फिर हमने एक इमेज का टैग बनाया, एक लाइन ब्रेक दी, क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो हमने इसी में स्लैश लगा दिया। लेकिन एंड में सेल्फ क्लोजिंग टैग में और एक एंड टैग में ये फ़र्क है कि एंड टैग में स्लैश पहले आता है, सेल्फ क्लोजिंग में बाद में आता है। ये स्पेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही दे दी। उसके बाद हमने एक इमेज का टैग बनाया, लेकिन इमेज का टैग बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं आई थी, क्योंकि हमने उसके बारे में डिटेल नहीं दी उस इमेज के बारे में। फिर हमने SRC के ज़रिए वाले एट्रीब्यूट के ज़रिए डिटेल दी ब्राउज़र को कि इस इमेज का नाम क्या है। क्योंकि इमेज एक फ़ोल्डर में थी तो पहले हमने उस फोल्डर का नाम लिखा IMG, फिर स्लैश का मतलब क्या है कि ये फ़ोल्डर है। फिर हमने उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था कैट, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये फ़ाइल है, जहाँ पर ये जो फाइल जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, ये जिस फाइल में मैं कोड लिख रहा हूँ वो कहाँ सेव है, वो फाइल ये रही सेकंड क्लास के फ़ोल्डर में। ये मेरे पास इमेज का फ़ोल्डर है, इसमें मैं जाऊँगा, फिर कैट में जाऊँगा, फिर मेरे पास cat.jpg है ना। तो सेकंड क्लास का ये जो फ़ोल्डर है, इसके बाद मेरे पास दो फोल्डर हैं, image/cat और फिर उसके अंदर cat.jpg है। सेम मैं यहाँ पर करूँगा image/cat। अब यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूँगा, यहाँ पर बैकवर्ड है, यहाँ पर जो स्लैश है ये बैकवर्ड है, पीछे की तरफ गिर रहा है, जबकि मैं कोड में आगे की तरफ गिरा रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश है। HTML में हम फॉरवर्ड स्लैश ही इस्तेमाल करते हैं। तो फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश, फिर फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश और cat.jpg। अगर ये फाइल मेरे पास यहाँ नहीं पड़ी होती और वहीं पड़ी होती जहाँ पर मेरी HTML की फ़ाइल है, तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिखता, क्योंकि किसी फोल्डर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिखता, Ctrl+S से सेव करता, Ctrl+R से रिफ़्रेश करता और तस्वीर मेरे पास आ जाती। लेकिन क्योंकि मैंने उसको एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है तो मैंने उस फोल्डर का नाम दिया। अगर ये इस फोल्डर के अंदर होती इमेज वाले तो मुझे इस फोल्डर की लिंक देनी पड़ती। मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो अब भी तस्वीर आ रही है, क्योंकि अब मैं उसको इमेज वाले फ़ोल्डर में भेज रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको फ़ोल्डर में ना भेजूँ, वैसे ही लिख दूँ, तो ये सिर्फ उसी फोल्डर में ढूंढेगा जिस फोल्डर में फ़ाइल है। ये खुद से किसी भी फोल्डर में जाके उस तस्वीर को नहीं ढूंढेगा। हालांकि नाम सही लिखा मैंने फिर भी। तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सेम एंकर टैग के साथ था, ये ए का टैग है और ये ए का एंडिंग टैग है। यहाँ लिंक स्टार्ट हो रही है, यहाँ लिंक ख़त्म हो रही है। मैंने और याद रहे ये करना ज़रूरी नहीं था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने अलग अलग लाइन में सिर्फ इंडेंटेशन सफाई से कोड लिखने के लिए किया था। मैं इसको अगर चलाऊँगा तो कोड मेरा बिल्कुल सही रन करेगा।
लेकिन अब मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट हटा दिया, ए का टैग तो बना दिया, लिंक बना दी, लेकिन मैंने एट्रीब्यूट हटा दिए। तो अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्या करूँगा, मैं पहले इसको बताऊँगा कि लिंक जब इस पर कोई क्लिक करे तो क्या करना है। उसके मैं इसको href का एट्रीब्यूट दूंगा। href क्या होता था, रेफरेंस। किस चीज़ का रेफरेंस, उस फाइल का जो मुझे खोलनी है। अब ये कोई वेबसाइट भी हो सकती है, अब ये कोई वेबसाइट भी हो सकती है और मेरा अपना पेज भी हो सकता है। अब क्योंकि वो जो लिंक है उसी तरह जिस तरह इमेज एक फ़ोल्डर में थी, वो लिंक भी एक फ़ोल्डर में। कौन से फ़ोल्डर में, लिंक्स के फ़ोल्डर में जाके डिटेल्स के फ़ोल्डर में। तो मैं यही करूँगा, लिंक्स / और फिर मेरे इस पेज का नाम क्या है, details.html। तो यहाँ मैं लिख दूँगा details.html। तो वो उस फोल्डर में जाके details.html को ले लेगी। अब मैं इसको सेव करूँगा Ctrl+S से, इसको रिफ़्रेश करूँगा Ctrl+R से, और अब मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो मेरी इस लिंक को खोल देगा। यहाँ से गो बैक पे क्लिक करूँगा तो वापस में ले जाएगा। अब ये गो बैक पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों, आके देखते हैं। अब ये गो बैक जो है ये इस वाली फाइल में नहीं है, ये details.html में बनी हुई है। अब ये कर रहा है, मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस दिया हुआ है सेकंड क्लास.html का। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ना वो जब टैग लगा रहा था ना, तो उसमें मैंने ना जो एंड टैग है, मैं वो बुलेट पॉइंट्स वाला जो टैग था ना आइटम के लिए, जो लिस्ट वाला ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के लिए, उसमें मैं क्या गलती कर रहा था कि मतलब वो जो स्लैश है ना, मैं ना उसको बाद में लगा रहा था, पहले लगाना था उसको। मेरे कब से मतलब कि कोड में इतना वो मुसीबत हो गई थी, इतना कंजस्टेड हो गया, अजीब सा क्या हो गया। तो वैसे अभी मतलब कि अब समझ में आया था, तो अभी सही करा, तो अब सही हो गया वो। अच्छा, तो वो तो फिर दूसरा मसला है ना, वो तो लिस्ट का मसला है। हाँ, का तो समझ में आ गया जितना। ये पहले से दूसरी बनी हुई फाइल थी जो इसमें डाला है, जो डिटेल्स वाली। अच्छा, वो आप या तो एक अगर लिंक फाइल HTML के फोल्डर में, हाँ, अगर इसी तरह जिस तरह इमेज अगर उसी फोल्डर में थी तो हमने सिर्फ उस फाइल का नाम लिख दिया और वो काम कर गया। तो अगर वो उस फोल्डर में है तो भी आपको फ़ाइल का नाम तो देना पड़ेगा। अब आपके 50 पेज हैं, तो अब HTML को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज खोलना है। तो आपको उस पेज का नाम तो बताना पड़ेगा, कम से कम एक बार तो बताना पड़ेगा, चाहे वो उसी फोल्डर में ही क्यों ना हो, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये लिंक खोलनी है। अब यहाँ पर क्या मसला हो रहा है, सेकंड class.html लिखा हुआ है। अब ये कर रहा है, detail.html कौन से फोल्डर में, इस फोल्डर में, और ये इसी फोल्डर में ढूंढ रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकंड class.html लिखा है, तो ये इसी फोल्डर में सेकंड class.html ढूंढेगा, जो उसको नहीं मिलेगी। और इसने क्या एरर दे दिया मुझे, फाइल नॉट फाउंड। अब मैं इसको वहाँ तक कैसे पहुँचाऊँगा। अगर वो फाइल यहीं पर होती, अगर वो सेकंड class.html वाली फ़ाइल जो है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहीं पर होती, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये चल जाएगा कोड। मैं यहाँ गो बैक करूँगा, ये चल जाएगा। यहाँ से रीड मोर पे आऊँगा, फिर मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि अब वो उस फोल्डर में ढूंढ रहा है। अब वो क्योंकि जो क्या कहते हैं सेकंड class.html वाली फ़ाइल है, ये दोबारा से एक लिंक नाम का फ़ोल्डर ढूंढेगी, और इसको लिंक नाम का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा तो ये एरर देना शुरू कर देगी। तो अब मुझे यहाँ से भी ये लिंक्स हटाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर ये मेरे पास यहाँ नहीं है पेज, मेरे पास दूसरे फ़ोल्डर में ही है, तो मैं कैसे जाऊँगा। अब मैंने फ़ोल्डर्स के अंदर जाना तो हमने देख लिया, फ़ोल्डर से बाहर कैसे आएंगे।
यानी ये जो सेकंड क्लास डॉट एचटीएमएल है, इसको इमेज चाहिए थी कैट की, तो ये इन फोल्डर्स के अंदर जा रही थी ना। ये तो बहुत आसान काम था। हमने क्या किया, इस वाली फाइल में इमेज फ़ोल्डर का नाम लिखा, स्लैश लगा दिया, फिर कैट फ़ोल्डर का नाम लिखा, फिर स्लैश लगा दिया, फिर कैट डॉट जेपीजी अपने फ़ाइल का नाम लिख दिया, तो वो फ़ाइल स्क्रीन पर आ गई। लेकिन अब हमें इस वाले काम के लिए डिटेल डॉट एचटीएमएल जो है वो एक फ़ोल्डर के अंदर है और हमें अब इस फ़ोल्डर से बाहर जाना है। तो फ़ोल्डर से बाहर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं डॉट। अगर मुझे फ़ोल्डर से बाहर जाना है, अगर मैं किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, किसी भी फ़ोल्डर के बाहर जा रहा हूँ, तो मैं स्लैश तो लगाऊंगा। और फिर अगर मैं किसी फ़ोल्डर के अंदर जा रहा हूँ तो मैं उस फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ उस फ़ोल्डर से तो मैं डॉट लगा दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ। अब जब मैं गो बैक करूँगा ना, तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि ये लिंक का नाम देता है। बिल्कुल नीचे देखें तो आपको यहाँ लिंक का नाम दिख जाएगा। मैं यहाँ पर गो बैक पे क्लिक करूँगा। अभी उस फोल्डर से बाहर आके सेकंड क्लास ढूंढ रहा है। अब रीड मोर पे आ रहा हूँ, अब ये फाइल सही चल रही है। अब आपको ये डॉट वाली बात समझ आई है नहीं? सही है। अब इसी तरह एक और फोल्डर हो मेरे पास, इसका नाम मैं रख देता हूँ पेज, और इसके अंदर ये फाइल हो। अब ये फाइल इसके अंदर है। अब दोबारा से एरर आएगा और जब मैं गो बैक करूँगा, अब मैं इसमें रीड मोर करता हूँ, तब दोबारा से मेरे पास एरर आएगा। अब वो लिंक्स के फ़ोल्डर के अंदर ढूंढ रहा है। अब वो लिंक्स के फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, बल्कि लिंक्स के फ़ोल्डर के अंदर लिंक के फ़ोल्डर के अंदर है। तो अब ये मैं कैसे करूँगा, सेकंड क्लास डॉट एचटीएमएल में जाऊँगा, यहाँ पर भी एरर आ गया। अब मैं यहाँ पर लिंक्स स्लैश फ़ोल्डर का नाम और फिर स्लैश, अब डिटेल डॉट एचटीएमएल करूँगा। अब यहाँ जाऊँगा और रीड मोर करूँगा, तो अब ये 2 फोल्डर्स के अंदर जाएगा। सॉरी, मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था सेव करके। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं इसको रीड मोर करता हूँ, अभी भी ये अच्छा सही। फ़ोल्डर का नाम जो है वो लिंक नहीं है, फ़ोल्डर का नाम जो है पेज है। तो मैं यहाँ पर पेज लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करना है, रीड मोर किया, अब ये वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अब फिर से बैक में मसला होगा क्योंकि वो फ़ोल्डर से बाहर है। तो उसके लिए भी मैं सेम काम करूँगा। फ़ोल्डर से अंदर जाना है, इस फाइल को मैं नोटपैड में खोलूँगा, फ़ोल्डर से अंदर जाना है, फ़ोल्डर से बाहर आना है, स्लैश लगाऊँगा। और स्लैश से पहले किसी फ़ोल्डर में जाना था तो मैं नाम लिखूँगा उस फ़ोल्डर का, वरना फिर मैं डॉट लगाऊँगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पर बाहर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ बैक जाके। अब जब मैं गो बैक करूँगा तो ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा। तो अब फिर से मेरी फ़ाइल काम कर रही है। ये एक तरीका है नाम देने का, एड्रेस देने का फ़ाइल का। दूसरा तरीका क्या है, एब्सोल्यूट पाथ। इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है वो जो फ़ाइल है, जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल है, उस फोल्डर से आप लिंक दे रहे हो ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस फोल्डर में मेरी फ़ाइल है, ये जो मेरी फ़ाइल है डिटेल्स डॉट एचटीएमएल, मैं उस फोल्डर से रास्ता दे रहा हूँ। कंप्यूटर को गए बाहर जाओ, डॉट का मतलब डॉट स्लैश का मतलब फोल्डर से बाहर, डॉट स्लैश का मतलब उस फोल्डर से भी बाहर। तो 2 फोल्डर से बाहर आने के बाद इसको सेकंड क्लास डॉट एचटीएमएल मिल गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर और एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल अपनी डी ड्राइव से लिंक दूँ जाके, तो वो तो बहुत ही आसान काम है। मैं इस पूरी लिंक को कॉपी करके यहाँ इसको दे दूँगा और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखते हैं चलता नहीं चलता। अब मैं इसको रीड मोर करूँगा तो अच्छा सही, मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है ना, लिंक
इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा सी ड्राइव से जाके उस फाइल के लिंक दिया है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, रीड मोर पे जाऊँगा तो अब भी मेरे पास ये लिंक काम कर रही है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, पूरा शुरू से लेके सी ड्राइव में जाके, अब कंप्यूटर को मसला नहीं होगा चाहे वो किसी भी फ़ोल्डर में हो। लेकिन ये तरीका प्रोग्रामर इस्तेमाल नहीं करते, ये तरीका ठीक नहीं होता किसी भी फ़ाइल को खोलने का, किसी भी चीज़ के लिए ये तरीका सही नहीं होता। लेकिन ये भी एक तरीका होता है, हमें पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, बिल्कुल शुरू से सी ड्राइव डी ड्राइव से हम देते हैं। और एक होता है रिलेटिव पाथ, जो कि हमने अभी देखा, जिसमें हम उस फाइल से लिंक देते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीडिया के कुछ और टैग्स, मल्टीमीडिया के टैग्स, यानी हमने इमेज का टैग काफ़ी डिटेल में देख लिया, हम उसको दोबारा नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो का टैग देखते हैं, आई फ्रेम देखते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई फ्रेम का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल होता है अपनी वेबसाइट को, किसी और की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में खोलने के लिए, या फिर अपनी किसी पेज को अपनी वेबसाइट में खोलने के लिए भी हो सकता है। क्या मतलब इस बात का, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है। मैं यहाँ एक नई फ़ाइल बनाता हूँ HTML की। किस तरह बनाऊँगा? दो तरीके हैं, या तो फ़ोल्डर में जाके बना लूँ या फिर यहीं से ही एक नई फ़ाइल खोलूँ। Ctrl+S से पहले इसको सेव कर लूँगा। इसको मैं सेकंड क्लास वाले फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ iframe.html। और इसको मैं ऑल फाइल के हिसाब से सेव करूँगा या HTML के हिसाब से। मैं इसको HTML के नाम से भी सेव कर सकता हूँ, ऑल फाइल के हिसाब से भी। अगर आप में से कोई Notepad++ इस्तेमाल नहीं कर रहा, नोटपैड इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ऑल फाइल कर सकता है, वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नहीं आते। अगर कोई VS कोड इस्तेमाल कर रहा है तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो VS कोड खुद ही कर देता है, वो तो फोल्डर भी साइड में खोल देता है। मंडे से हम भी VS कोड इस्तेमाल करेंगे। तो आई फ्रेम क्या होता है, पहले मैं ये वाला सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ दोबारा बजाय इस लिखने के लिए। अब मैं यहाँ से इसको आई फ्रेम कर देता हूँ। अब यहाँ से एक तरीका यह है कि मैं यहाँ पर एक भाई की वेबसाइट का लिंक दे दूँ। मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ https://wikipedia.org। सेव करता हूँ। यहाँ जाके ये कौन सी फाइल है, iframe.html। इस फाइल को यहाँ पर खोलते हैं। किस तरह खोलेंगे, मैंने सेकंड क्लास के फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव करी है तो वहीं पर ही सेव होगी। ये रही है फ़ाइल आई फ्रेम, इसको मैं क्लिक करता हूँ, खुल जाएगी। अब ये गो बैक लिखा आ रहा है, लेकिन गो बैक पे मैंने लिंक किसकी दे दी, विकीपीडिया की, तो अब ये विकीपीडिया ही खुलेगा इस लिंक को क्लिक करने पे। इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो विकीपीडिया खुल गया, सही, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अब आई फ्रेम क्या करता है, आई फ्रेम बजाय वेबसाइट को खोलने के अब हमारी वेबसाइट पे ही शो करना शुरू कर देता है। अगर मैं यहाँ एक ही जगह आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल करूँ, आई फ्रेम, यहाँ पर भी जो क्लोजिंग टैग है मैं आई फ्रेम का लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर आई फ्रेम के टैग में href नहीं होता बल्कि src होता है, फाइल के नाम के लिए सोर्स ही होता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा आ गया और उस डब्बे में ही मेरे पास ये विकीपीडिया की वेबसाइट खुल गई। अब मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, यहाँ सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बिल गेट्स का विकीपीडिया खुल गया। तो अब पूरी वेबसाइट विकीपीडिया की मेरे पास यहीं पर ही चल रही है। मैंने बस एक डिटेल दी आई फ्रेम के बारे में, उस डिटेल को HTML में क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, और वो क्या एट्रीब्यूट था, src का। src के एट्रीब्यूट में मैं जो भी वेबसाइट का नाम लिखूँगा वो इस आई फ्रेम में खुल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है मैं किसी और की वेबसाइट के लिंक दूँ, मैं अपनी वेबसाइट के लिंक भी दे सकता हूँ। मैं ये सारा अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी किसी काम का नहीं है। ऊपर मैं एक हेडिंग बना देता हूँ H1
आई फ्रेम। मैं यहाँ पर अपने किसी पेज सेकंड क्लास .html की लिंक देता हूँ, क्योंकि इसी फोल्डर में सेव है तो मुझे फ़ोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बाहर आने की ना किसी फ़ोल्डर के अंदर जाने की। जहाँ पर आई फ्रेम सेव है वहीं पर सेकंड क्लास सेव है, तो मुझे किसी फ़ोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो अब मेरा अपना पेज यहाँ खुल गया। तो ज़रूरी नहीं है मैं किसी और की वेबसाइट ही अपने इसमें खोलूँ, अपनी वेबसाइट में खोलूँ। आई फ्रेम के ज़रिए मैं किसी की वेबसाइट भी अपने पेज पे खोल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं एट्रीब्यूट के तौर पे। मैं इसकी विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल्स। रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं, 500 पिक्सल देता हूँ तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसको हाइट दे देता हूँ। अब ये सारे सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे सिर्फ डिटेल्स हैं, और उस टैग के बारे में मज़ीद डिटेल दे रहा हूँ ब्राउज़र को, और वो उस तरह से और अच्छे तरीके से उसको प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे। हाइट भी मैं इसको 500 पिक्सल ही देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास अच्छे खासे साइज़ की अपना पेज शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कोई भी पेज प्रिंट करा सकता हूँ, google.com, सेव करता हूँ इस लिंक को और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर ये पेज नहीं खुला, मैंने जानबूझ के लिंक खोली। अब कुछ लिंक्स ऐसी हैं जो आपको अलाउ नहीं करेंगी अपने वेबसाइट को आपके पेज पे लोड होने के लिए। ऐसे लिंक जैसे गूगल ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया अपना पेज देने के लिए। अब ये सिक्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। विकीपीडिया ने मना नहीं किया, विकीपीडिया ने अपना पेज मुझे अलाउ कर दिया दिखाने के लिए मेरी अपनी वेबसाइट पे, लेकिन गूगल ने मुझे मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता। अगर मैं सिंपल google.com भी लिखूँगा तो भी गूगल मुझे रिफ्यूज़ कर देगा अपनी वेबसाइट खोलने से, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता। इसी तरह हमने इमेज का टैग कल देखा था, इसी तरह एक वीडियो का टैग भी है। वीडियो के टैग में भी एक और हेडिंग बना रहा हूँ, थोड़ी छोटी बना रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ वीडियो। यहाँ वीडियो लिखा आ गया। अब मैं यहाँ जाकर एक वीडियो का टैग बनाता हूँ। अब वीडियो का टैग बाकी टैग से थोड़ा अलग है, इसमें एट्रीब्यूट में SRC नहीं देते, इसमें सोर्स का एक अलग से टैग होता है। यानी इसके टैग के अंदर आप यहाँ देखें, इसके टैग के अंदर एक और टैग है सोर्स के नाम से। अब ये थोड़ी सी एक अजीब चीज़ है, लेकिन HTML ने इसको इसी तरह बनाया। हम वीडियो, क्योंकि वीडियो के टैग में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट पहले ही दे देते हैं, हम वीडियो की हाइट, वीडियो की विड्थ, उसमें कंट्रोल देना है, लूप देना है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के टैग में कर रहे होते हैं। तो हमें सोर्स के लिए वापस यहाँ पर जाना नहीं पड़ता, हम उसका अलग ही टैग बना देते हैं। अब मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेता हूँ। यहाँ कर लेता हूँ 100 पिक्सल और यहाँ भी कर लेता हूँ 100 पिक्सल। और मैं यहाँ लिख देता हूँ सोर्स SRC और यहाँ मैं किसी भी अपनी वीडियो फाइल का नाम लिख दूँगा। अब क्योंकि सोर्स एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो मुझे इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई वीडियो नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो ला के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर YouTube की कोई वीडियो भी लगा सकता हूँ और किसी चैनल की वीडियो भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ कैट वीडियो, एक वीडियो आ गई। यहाँ से मैं इस वीडियो की लिंक कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी वीडियो URL, और यहाँ इसको बंद कर देता हूँ। और SRC में जाके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, यहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा
तो यहाँ पर मेरे पास ये वीडियो नहीं आई। मैं इसको डाउनलोड करके ला देता हूँ, हो सकता है इंटरनेट की वजह से मसला हो रहा। यहाँ पर n.safefrom.net एक वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से कोई भी वीडियो डाउनलोड हो जाती है यूट्यूब की। यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे पास 2 वीडियो डाउनलोड होके आ जाएगी। बहुत बड़ी वीडियो है। खैर इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मैं आप SRC में कोई भी वीडियो के लिंक दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी वीडियो अगर आपके पास डाउनलोड और उस फोल्डर में मौजूद है तो आप उस फाइल का नाम लिख सकते हैं और वीडियो चल पड़ेगी। आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। सेम ऑडियो की तरह, ऑडियो में भी सेम इसी तरह काम होता है। अगर आपके पास कोई ऑडियो पड़ी हुई है तो आप इसी तरह एक ऑडियो का टैग बनाएंगे और सोर्स देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने 2 सोर्स के टैग दिए हैं। ऐसा आप वीडियो में भी कर सकते हैं। अगर ये उन्होंने इसलिए दिए हैं ताकि अगर आपकी पहली फ़ाइल नहीं चली तो आप दूसरी फ़ाइल चला दें। बैकअप में आप 3 फाइलें एक साथ रख दें। इस तरह यूट्यूब पे होता है कि अगर आपका नेट स्लो चल रहा होता है तो वो फ़ाइल 240 की हो जाती है, अच्छा चल रहा होता है तो क्वालिटी हाई हो जाती है, 480 पे चली जाती है, 1080 पे चली जाती है। तो उन्होंने फिर इस तरह सोर्स लगाए होते हैं 3-4। तो अगर पहली वीडियो नहीं चल पा रही दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं चल पा रही तीसरी चलेगी। तो इस तरह आप जितने मर्जी सोर्स के टैग देते रहेंगे, पहली वीडियो नहीं चलेगी तो दूसरा सोर्स का टैग चल जाएगा। और अगर कोई भी नहीं चलेगी तो फिर ये लिखा आ जाएगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अगर यहाँ तक आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार कोड दिखाना होगा, वो मैंने सारा मतलब कॉपी करा मगर वो प्रिंट ही नहीं आ रहा पूरा। And where is the food? And where is the food? तो ये एक वीडियो डाउनलोड हो गई, इसको ला के देखते हैं। मैं इसको अपने सेकंड क्लास वाले फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। यहाँ मैं एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ वीडियो के नाम से, और इस वीडियो को इस फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ लिखता हूँ वीडियो स्लैश, और उस फाइल का नाम क्या था, अब मैं यहाँ इसकी टाइप पे दे देता हूँ। टाइप देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप दे दें तो अच्छी बात है। टाइप क्या है, वीडियो फाइल है और MP4 है। MP4 ही क्या है, डॉट के बाद जो एक्सटेंशन है फाइल का ये है। टाइप देना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन देना अच्छी बात है, ब्राउज़र की हेल्प हो जाती है। अब मैं इसको जाके रन करता हूँ। और अभी भी ये वीडियो नहीं चली, शायद ये स्पेसेस की वजह से नहीं चल रही।
तो ये वीडियो आ गई छोटी सी। मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये थोड़ी छोटी होगी, तो ये हाइट मैंने इसकी कम कर दी, हाइट 100 पिक्सल कर था। अभी वीडियो चली नहीं है और ना मेरे पास कोई बटन आ रहा है इस वीडियो को चलाने का। वो किस तरह होगा, मुझे ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि मुझे कंट्रोल भी चाहिए, कंट्रोल के बटन भी चाहिए। वो मैं किस तरह करूँगा, यहाँ जाके लिख दूँगा कंट्रोल और मैं यहाँ सेव कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो अब मेरे पास ये बटन आ गया प्ले के, स्टॉप के। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरे पेज लोड हो मेरी वीडियो ऑटोमेटिक चल जाए, जिस तरह यूट्यूब पे होता है, तो मैं यहाँ पर स्पेस देके लूप लिख दूँगा। अब मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये वीडियो ऑटोमेटिक चल जाएगी। अब यहाँ And where is the food? 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 Where? अलाउ नहीं करा मुझे। सेंटीमीटर अलाउ नहीं कर रहा, तो ये वीडियो जो है चल गई। तो ये वीडियो का टैग है, इस तरह हम वीडियो का टैग बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे वीडियो चला सकते हैं। सेंटीमीटर हाइट अब में इससे अलाउ आगे नहीं बढ़ते करा। हैं, HTML से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतने फॉर्म्स पे उसने आते हैं। सेंटीमीटर लिखने दे दिया। आपको स्क्रीन शेयर अलाउ करना चाहिए, यहाँ पे मैंने अलाउ किया हुआ है। You are not allowed to share. You are not allowed to वीडियो share. में कंट्रोल एट्रीब्यूट से प्ले पॉज के बटन आएंगे। इस तरह ये जो प्ले का बटन आ रहा है और मेरे पास म्यूट करने का बटन आ रहा है, म्यूट करने का बटन, प्ले पॉज का बटन, फुल स्क्रीन का बटन, ये सारे बटन किसकी वजह से आ रहे हैं, कंट्रोल से की वजह से। अगर मैं कंट्रोल हटा देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कंट्रोल हटा देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ना प्ले का बटन आ रहा है ना म्यूट का बटन आ रहा है, कोई बटन नहीं आ रहा। तो बटन लाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा, तभी जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा और वो उस वीडियो को चलाएगा। तभी उसके पास ही सारे बटन आएंगे। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो तभी मेरे पास सारे बटन आएंगे। आपका कोड कहाँ है? आपकी स्क्रीन में कंट्रोल चाहिए होता है। वो उसमें मतलब कि विंडो उसमें मतलब कि वो खोल नहीं रहा उसको। सर आपका कोड फिर चेक करते हैं, एक क्लास खत्म हो जाए फिर मैं आपका कोड चेक करता हूँ, सही? अभी हम आगे बढ़ते हैं, HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। पहले मैं सारा कुछ इसमें पेस्ट कर देता हूँ, जो भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नजर आ रहा है? एक मिनट, मैं इसका नाम रख रहा हूँ forms.html। यहाँ पर ऑल फाइल कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको फॉर्म कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसको फॉर्म कर देता हूँ, और ये बाकी का मुझे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। जी जी, विद 1000। अच्छा, आपने 1000 सेंटीमीटर के बाद वो कोटेशन मार्क बंद नहीं किया। लो आपने 1000 सेंटीमीटर के बाद ना कोटेशन मार्क बंद नहीं किया, ये गलती करी हुई आपने। कोटेशन मार्क मन तो है विद के सेंटीमीटर के बाद एक अच्छा ये हाँ यार मैं कर्सर की मतलब कि इस तरह ब्लैंक वो हुआ है वो इंसर्ट का नहीं बटन दबाएं, है इंसर्ट का बटन इंसर्ट सही हो गया ना। अब सेंटीमीटर के बाद कोटेशन मार्क लगा दो, सेंटीमीटर के बाद, यूनिट के बाद, यूनिट के बाद कोटेशन 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 अच्छा और ये हाइट अभी भी इसका ये रेड हुआ है 100 सेंटीमीटर अभी है। आपने सेंटीमीटर के बाद कोटेशन मार्क नहीं लगाया। हाँ अब सही हो गया, अब कुछ हो गया। अब सही है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही
तो अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक forms.html की फ़ाइल बनाई, उसको उसी फोल्डर में सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँगा। अभी सिंपल मेरा ये पेज किस तरह का दिखता है, मैं इसको चला लेता हूँ। ये रहा, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सही। अब मैं यहाँ आता हूँ, पहले एक टैग बनाऊँगा फॉर्म का और इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा फॉर्म आएगा। फॉर्म का टैग बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है। और जब हम बैकएंड पे काम करेंगे ना, जब हम फॉर्म का डाटा लेंगे, तो ये फॉर्म का टैग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं फॉर्म के टैग को अभी से आपको बता रहा हूँ। अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ HTML का कोड को लिखना है तो फॉर्म का टैग ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैकएंड वाले के लिए जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो ये फॉर्म का टैग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं लिखता हूँ इनपुट, सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पर एक डब्बा आ गया। अभी इनपुट का टैग जो है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो मुझे यहाँ पर जाके इनपुट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये खुद ही बंद हो जाता है। मैं यहाँ पर स्लैश भी लगा सकता हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, सेल्फ क्लोजिंग टैग में के आखिर में स्लैश लगाना, लेकिन लाजमी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पर कंट्रोल आर से सेव करता हूँ, मैं कंट्रोल आर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर एक डब्बा आ गया जिसमें मैं लिख सकता हूँ, जिसमें मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ। यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पर एक इनपुट चला जाएगा। अब इस इनपुट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? मैं इसमें नेम लिख सकता हूँ, प्लेस होल्डर लिख सकता हूँ। मैं इसमें पहले आपको प्लेस होल्डर दिखाता हूँ। प्लेस होल्डर होता है, या पहले आपको वैल्यू दिखाता हूँ। वैल्यू वाला एट्रीब्यूट क्या करता है? अब इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में मैं जो भी लिखूँगा ना, एंटर नेम लिखता हूँ, अब वो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी मैं वैल्यू में लिखूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर एज, तो यहाँ पर एंटर एज पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, एंटर एज जो है पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। फिर मुझे इसको मिटा कर अपना सारा काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, तो यहाँ नेम लिखा आ जाएगा, और इसको मिटा कर मुझे अपना सारा काम करना पड़ेगा। जबकि प्लेस होल्डर में क्या होता है, मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो प्लेस होल्डर में क्या होता है कि यहाँ पर लिखा तो आएगा पहले से, लेकिन जैसे मैं अपना नाम लिखना शुरू करूँगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, मुझे इसको डिलीट करना नहीं पड़ेगा। ये होता है प्लेस होल्डर में। मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखना स्टार्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो जाएगा, मुझे यहाँ पर उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास इनपुट टैग की टाइप्स भी होती हैं। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट ले लेता है, जब मैं ऐसे कुछ भी नहीं दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की टाइप ले लेगा। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो एक टेक्स्ट की तरह शो होगा। अगर मैं यहाँ पर जाके पासवर्ड कर दूँ तो मैं यहाँ जो भी लिखूँगा वो पासवर्ड की तरह शो होगा। मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा पासवर्ड की तरह शो हो रहा है, जिस तरह वेबसाइट्स पे शो होता है। यहाँ मैं इसको व्यू करके देख सकता हूँ, लेकिन जो भी यहाँ लिख रहा हूँ वो पासवर्ड की तरह शो हो रहा है। उसके बाद मेरे पास एक टाइप होती है नंबर लिखूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये +1 और -1 वाले बटन आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट में लिख पाऊँगा। जैसे ही अपने कीबोर्ड में ABCD क्लिक करूँगा तो वो लिखा ही नहीं आएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ABCD लिख भी रहा हूँ तो वो नहीं आ रही। फिर मेरे पास एक टाइप होती है कलर, उसमें मैं सिर्फ कलर सेलेक्ट करा सकता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर बजाय इनपुट टेक्स्ट देने के यहाँ पर कलर आ गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लू के शेड्स हैं, ग्रीन के शेड हैं, सारे कलर्स आ गए। इस तरह मेरे पास टाइप होती है डेट। इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर डेट आ गई। यहाँ पर एक कैलेंडर बना जाएगा जिसमें मैं कोई भी डेट सेलेक्ट करूँगा तो वो डेट इनपुट आ जाएगी। फिर मेरे पास टाइप होती है टाइम। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास टाइम आ जाएगा। मैं यहाँ से टाइम सेलेक्ट करूँ और ये खुद ही हो रहा है, मुझे पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं डेट टाइम भी कर सकता हूँ, और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर मैं डेट टाइम लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ बहुत सारे तरह की टाइप्स हैं। ये टोटल टाइप्स हैं।
नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, इनमें से हम कुछ ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सारे होते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से जो हमारे काम आएगा बहुत ज़्यादा बैकएंड में, वो एक रेडियो है। रेडियो हमारे काम बहुत आएगा, और रेडियो आपने देखे भी होंगे। इस तरह का बटन बनाया जाता है, इस तरह के बटन आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स तो आपने अगर गेम्स खेली हैं तो गेम्स में लाइसेंस एग्रीमेंट के एंड में चेक बॉक्स ज़रूर बना हुआ आता है। तो सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो चेक बॉक्स ही होता है, यू टेक और ये अनटेक। ये चेक बॉक्स आपने ज़रूर देखा होगा अपने, अगर आपने गेम्स इंस्टॉल करी हैं अपने पीसी पे। तो यहाँ पर बहुत सारे इनपुट टाइप बटन भी है। इनपुट टाइप बटन भी है, उससे भी एक बटन आ जाएगा। अब मैं बटन के अंदर कैसे लिखूँगा, मैं अब वहाँ पर मेरे लिए वैल्यू काम की है, क्योंकि प्लेस होल्डर तो जैसे इनपुट के टाइम पे डिलीट होता है, लेकिन बटन में तो इनपुट क्लिक होता है, लिखना तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू वाला एट्रीब्यूट काम आएगा, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं वैल्यू लिखता हूँ, क्लिक मी लिख देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट भी होता है, और सबमिट से भी बटन ही आता है। लेकिन सबमिट और बटन में क्या फ़र्क है? सबमिट, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं उसको क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, फाइल के नेम के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, और मेरा पेज ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो गया। ये होता है सबमिट। इस वाले साइन को आप देखें, यह पेज को रीलोड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं सबमिट कर रहा है। अब ये हमारे पेज को हमारे पेज पे सबमिट कर रहा है, और क्योंकि हमारा बैकएंड नहीं बना हुआ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम अपना एक फॉर्म बनाते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, अभी सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ। इसी तरह मैं अपने 3 बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, बताने के लिए क्या है। यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम, पैराग्राफ बंद कर देते हैं। सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं 3 दफ़ा। यहाँ मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिमेंबर मी, और इसको मैं बनाता हूँ एक चेक बॉक्स, और इसको मैं बनाता हूँ एक पासवर्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक देता हूँ, बल्कि 2 लाइन ब्रेक्स देता हूँ। और 2 लाइन ब्रेक्स देने के बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। अब ये सबमिट का बटन है, तो मैं सबमिट ही बना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बजाय इनपुट के बटन का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पहली क्लास में देखा था। बटन का टैग भी होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इनपुट का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। यहाँ पर लिख सकते हैं लॉगिन। तो ये कुछ लॉगिन के फॉर्म की तरह बन गया। अब इसमें मैं रिमेंबर मी को चेकबॉक्स के बाद लिख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर रिमेंबर मी चेकबॉक्स के बाद ही होता है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो चेकबॉक्स है ऊपर चला गया। ये मसला बहुत आसान है, इसको हम इसमें लाइन ब्रेक टैग से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगली लाइन में आ गया। एक और लाइन ब्रेक दे देता हूँ।
अब मैं चाह रहा हूँ जो रिमेंबर मी है ये इस चेक बॉक्स के बराबर में आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और हमने पढ़ा था ब्लॉक एलिमेंट पूरी एक लाइन ले लेता है, हमें इनलाइन एलिमेंट इस्तेमाल करना है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, फॉर्म का अपना होता है लेबल। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। लेबल क्या करेगा, पैराग्राफ पे कर रहा था, फिर एक छोटे से टैग के लिए पूरी लाइन ले रहा था, पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट था। लेबल क्या करेगा, पूरा लाइन नहीं लेगा बल्कि जितना एरिया चाहिए उतना एरिया लेगा। तो अब ये बराबर में ही आ गया। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड को भी लेबल ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अब मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड एक ही लाइन में आ गया। मैं इसको हल करने के लिए यहाँ पर 2 लाइन ब्रेक्स देता हूँ। और इस तरह मैंने अपना एक लॉगिन फॉर्म बना लिया। मैं यहाँ पर HTML में भी लॉगिन लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक लॉगिन फॉर्म बन गया। तो ये हमने HTML के फॉर्म्स भी पढ़ लिए। अगर आपके पास कोई सवाल है आप पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं CSS पे। इसको आप किसी ईमेल पे सेंड नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फिर आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं, जो हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में।